सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका गुप्ता उपस्थित हूँ एक बार फिर आप सब लोगों के समक्ष। साथियों, इससे पहले के वीडियो में हम देख चुके हैं आधारशिला परिचय। आधारशिला में फाउंडेशन लर्निंग का क्या अर्थ बताया गया है और किस तरह से इसकी आवश्यकता व उपयोगिता है। फाउंडेशन शिविर कैसे चलाना है। इसके बाद अगले वीडियो में हमने देखा फोकल एवं नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स में क्या अंतर है। और इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे मुख्य भाग आधारशिला हस्तपुस्तिका का गतिविधि। इस पूरे मॉड्यूल में गतिविधि पर विशेष फोकस है। ये यूं कह सकते हैं कि गतिविधि ही इस मॉड्यूल की आत्मा है। तो आइए देखते हैं इस मॉड्यूल में गतिविधि को किस तरह से परिभाषित किया गया है। छोटी छोटी रोचक क्रियाओं की एक श्रृंखला जो चिंतन को किसी विशेष दिशा में ले जाए, जिससे सीखना रोचक और स्वाभाविक हो, उसे ही गतिविधि कहते हैं। एक और परिभाषा है, सीखने के चारों चरणों को ध्यान में रखकर तय क्रियाकलापों की श्रृंखला को ही गतिविधि कहते हैं। गतिविधि का प्रारूप बताया गया है इसमें ERAC। E एक्सपीरियंस अनुभव, R रिफ्लेक्शन चिंतन, A एप्लीकेशन अनुप्रयोग, C कंसोलिडेशन समेकन। गतिविधि सीखना एक चक्र है, यानी सीखने के 4 चरण होते हैं और ये भी कह सकते हैं कि सीखना एक चक्र है। किस प्रकार ये चक्र चलता है सीखने की प्रक्रिया में, ERAC, और ये चक्र इस तरह से चलता रहता है, अर्थात अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन। ठीक है, आइए देखते हैं गतिविधि का एक ERAC आधारित प्रारूप। ये गतिविधि है असंगत शब्दों से वाक्य, 2 बेमेल शब्दों से ऐसा वाक्य बनाना जिसमें 10 या 10 से अधिक शब्द हों। तो देखते हैं पहला चरण अनुभव रचना, और इसके पहला चरण अनुभव रचना यानी एक्सपीरियंस। क्रिया और गुण, परिचित बातों से शुरुआत करी हमने, रोचक और चुनौतीपूर्ण सबको भागीदारी के मौके दिए गए सभी बच्चों को। उदाहरण देखिए, कंचे और बकरी शब्दों को मिलाते हुए 10 या 10 से अधिक शब्दों का वाक्य बनाना और वाक्यों को प्रस्तुत करना। ये कार्य बच्चों से करने के लिए कहा गया शुरू में, यानी अनुभव के आधार पर बच्चे ये कार्य करेंगे। दूसरा देखते हैं चिंतन और विश्लेषण यानी रिफ्लेक्शन, जो दूसरा स्टेप है R से रिफ्लेक्शन, चिंतन और विश्लेषण। सीखने के लिए की गई क्रिया के बारे में सोचना ज़रूरी है। अब बनाए गए वाक्यों में सबसे रुचिकर कौन सा वाक्य है, ये प्रश्न बच्चों से पूछा जाएगा, जिससे बच्चे सोचने के लिए मजबूर होंगे, चिंतन करेंगे। उदाहरण देखते हैं, कौन सा वाक्य सबसे अच्छा लगा, वाक्य बनाते समय कैसे सोच रहे थे, किसी वाक्य को अच्छा कहने का क्या मानक है। ये सारे प्रश्न बच्चों को हमने दिए, जिससे वो चिंतन और विश्लेषण करेंगे। तीसरा स्टेप एप्लीकेशन, नए स्वरूप परिस्थितियों में लागू करना, एकल या छोटे समूह में। उदाहरण देखते हैं, दूसरा वर्ड देते हैं, अब चश्मा और हाथी पर वाक्य बनाएं, शतरंज, गेंद और शतरंज, और लेकिन शब्द का उपयोग करते हुए 10 शब्दों से अधिक वाक्य बनाएं। ये दूसरा सेम गतिविधि को दूसरे परिस्थिति में दिया जाएगा, यानी अनुप्रयोग करेंगे बच्चे। चौथा है कंसोलिडेशन, समेटना, निष्कर्ष, सीख। इसके क्रिया और गुण देखिए, दोहराना, लर्निंग आउटकम से जोड़ना। अब यहाँ शिक्षक करेगा इसको समेकित, और जो भी बच्चों ने सीखा है उसको शिक्षक स्पष्ट करेगा। यानी इसका क्या हमारा लर्निंग आउटकम था, अच्छे वाक्य के गुण क्या होते हैं, ऐसे वाक्य बनाते समय क्या ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो ये था गतिविधि का ERAC आधारित एक उदाहरण। आगे बढ़ने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि ERAC जो मॉडल है, ERAC शब्द का प्रयोग यहाँ कई संदर्भ में किया गया है। इसे सीखने का क्रम भी बताया गया है, अर्थात सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो इसी क्रम में होती है, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंसोलिडेशन।
इसके अलावा शिक्षण योजना का क्रम भी यही है, अर्थात शिक्षण योजना बनाते समय हमें यही चार स्टेप को ध्यान में रखना है। बच्चों को पूर्व अनुभव से लेकर उन्हें चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है, उसके बाद उनके उसी नॉलेज को वो अप्लाई कर सकें, एप्लीकेशन के अवसर देने हैं, और उसी चीज़ को सारे संदर्भ को हमें शिक्षक को समेकित करना है लास्ट स्टेप में, सारे ज्ञान को। ठीक है, ये एक और संदर्भ है शिक्षण अधिगम मॉडल भी, ERAC को हम कह सकते हैं, जो कि हमने ध्यानाकर्षण में IPA पढ़ा था, यानी इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस और असेसमेंट। यही मॉडल इसमें ERAC बताया गया है। यहाँ कोई कन्फ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और कहीं कहीं सेम भी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गतिविधि के मूल सिद्धांत। गतिविधि कराने के कुछ मूल सिद्धांत हैं जिनमें हैं रोचक व चुनौतीपूर्ण कार्य से शुरुआत गतिविधि की होगी। कोई भी गतिविधि 4 चरणों में ही पूरी होगी। गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं आउटकम स्पष्ट होने चाहिए, अर्थात गतिविधि कराने से पहले उसका लक्ष्य और आउटकम निर्धारित हो। गतिविधियों के 4 प्रकार बताए गए हैं, मौखिक, लिखित, TLM आधारित और ICT आधारित। आगे देखते हैं, ये गतिविधियों का, चारों प्रकार की गतिविधियों का कुछ बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण जो है बनाया है मैंने, जिससे थोड़ी सरलता से समझ में आ जाए। इधर दे रखे हैं गतिविधि के प्रकार और इस साइड दे रखे हैं विश्लेषण बिंदु। तो देखते हैं मौखिक गतिविधियाँ। मौखिक गतिविधियाँ जो कि सुनने और बोलने की कौशल में को डेवलप करने में ज़्यादातर सहायक होती हैं। कैसे समूह में, कैसी बैठक व्यवस्था में प्रयोग होती हैं, हो सकती हैं ये बड़े और छोटी समूह में ये उपयोगी रहती हैं। उदाहरण से अगर हम बताएं तो कहानी, कविता, चर्चा इसके उदाहरण होते हैं। 10 से 15 मिनट का समय इसमें दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा लंबी मौखिक डिस्कशन में बच्चे जो हैं उनका ध्यान भटकने लगता है, तो इसलिए 10 से 15 मिनट समय काफ़ी होता है। अगर क्रियाशीलता देखें तो शिक्षक व बच्चे दोनों ही इसमें क्रियाशील रहते हैं। दूसरी गतिविधि है दूसरे प्रकार की लिखित। लिखित गतिविधियाँ लेखन, कल्पनाशीलता और व्याकरण आदि पक्षों को मजबूत करती हैं। छोटे बड़े एकल सभी प्रकार के समूह में ये हो सकती हैं। उदाहरण से अगर बताएं तो पैटर्न बनाना, रंग भरना, चित्र बनाना और लिखने की बहुत सारी वर्कशीट्स द्वारा अभ्यास इसके उदाहरण हो सकते हैं। समय, क्योंकि बच्चे लिखते हैं तो लिखने के लिए 20 से 25 मिनट का समय कम से कम बच्चों को चाहिए होता है। अगर क्रियाशीलता की बात करें तो इसमें बच्चों की क्रियाशीलता अधिक होती है और शिक्षक जो है निर्देशक या अवलोकन करता है या फैसिलिटेटर की भूमिका में रहता है। अगर सामग्री आधारित गतिविधियों की बात करें तो ये बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि इसमें बच्चे खुद करके चीज़ों से खुद इंटरेक्ट करते हैं, खुद अपनी समझ को विकसित करते हैं, तो अवधारणाओं का विकास इसमें होता है और स्थायी ज्ञान होता है। एकल और छोटे समूह में ये इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं, क्योंकि बड़े समूह में सामग्री आधारित गतिविधियां करना मुश्किल होता है। उदाहरण से अगर देखें तो ब्लॉक के साथ हम बहुत सारी गतिविधियां करा सकते हैं, परिवेशीय वस्तुओं से करा सकते हैं, और बहुत सारे TLM जो हम स्वयं बनाते हैं शिक्षण पाठ्यक्रम पर आधारित, वो इसके उदाहरण हो सकते हैं। समय, ये गतिविधियां समय ज़्यादा लेती हैं, क्योंकि हर एक बच्चा इनके साथ इंटरेक्ट करता है, करके सीखने की कोशिश करता है, उलटता पुलटता है चीज़ों को, अपने ज्ञान का सृजन करता है, तो समय इसमें 30 से 40 मिनट का या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। बच्चों, इसमें जो क्रियाशीलता बच्चों की रहती है और जो शिक्षक है फैसिलिटेटर की भूमिका में रहता है। ICT आधारित गतिविधियाँ जो कि आजकल बहुत प्रचलन में हैं, स्थायी अधिगम इनसे होता है, ज्ञान को स्पष्टता से प्रस्तुत किया जाता है। समूह, तो समूह अगर देखें तो बड़े और छोटे में उपयुक्त रहती हैं और कभी कभी एकल में भी हो सकती हैं, यदि हम मोबाइल से कोई ऐप कुछ चीज़ बच्चों से प्रैक्टिस करा रहे हैं तो। उदाहरण देखें मोबाइल द्वारा, लैपटॉप द्वारा, प्रोजेक्टर द्वारा, दीक्षा के प्रयोग द्वारा, ये सब इसके उदाहरण होंगे। समय डिपेंड करता है कि शिक्षक ने क्या सेलेक्ट किया है बच्चों को दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, तो समय इसमें 10 मिनट से लेकर 25-30 मिनट तक का लग सकता है। क्रियाशीलता अगर देखें
तो इसमें दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, टीचर भी, शिक्षक भी और बच्चे भी। तो इस प्रकार की गतिविधियों को भी पूर्णतः सुनियोजित तरीके से करना चाहिए, यानी बाद में उनका समेकन अच्छे से होना चाहिए और गाइड भी बच्चों को शिक्षक बराबर करता रहे। ये था हमारा गतिविधि के प्रकार का, किस तरह से उनको कहाँ, कैसे, किसको, किस लिए यूज़ करना है। तो आगे बढ़ें। इसके बाद बात आती है 12 बॉक्स मैट्रिक्स की। तो आइए समझते हैं क्या है ये 12 बॉक्स मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में एक आधार पर दी गई हैं 4 प्रकार की गतिविधियां और दूसरे आधार पर बैठक व्यवस्था, बच्चों की बैठक व्यवस्था, छोटा, बड़ा या एकल समूह, किस प्रकार के समूह में हम ये चारों गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि कराएंगे कि हमारी कक्षा शिक्षण में रोचकता, मौलिकता बनी रहे, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, कोई बच्चा ना छूटे। प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित करने के लिए हमें इस 12 बॉक्स मैट्रिक्स में से सहायता लेनी बहुत ज़रूरी है। चारों प्रकार की गतिविधियों का और हर प्रकार की कक्षा शिक्षण व्यवस्था का प्रयोग हम सुनिश्चित कर लें, जिससे हमारा कक्षा शिक्षण बिल्कुल व्यवस्थित और हर बच्चे के अनुरूप बना रहे। 4 × 3 = 12, इसलिए इसी को 12 बॉक्स मैट्रिक्स कहा गया है, क्योंकि इसमें 4 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो 4 × 3 12 बॉक्स बनते हैं, इसीलिए 12 बॉक्स मैट्रिक्स ऑफ एक्टिविटीज़, गतिविधि इसे कहा गया है। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये 12 बॉक्स मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा। इसके बाद जो इसमें बात आई है वो है प्रत्येक बच्चे का सीखना कैसे सुनिश्चित किया जाए। तो इसमें 3 मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखने की बात कही गई है: कक्षा प्रबंधन, शिक्षण योजना, आकलन व मूल्यांकन। कक्षा प्रबंधन को 2 भागों में बांटा गया है: शिक्षण कार्य के पूर्व और शिक्षण कार्य के दौरान। शिक्षण कार्य के पूर्व से अर्थ है कि जब हम शिक्षण प्रक्रिया अपनी शुरू करते हैं, उससे पहले किन किन चीज़ों की हमें शिक्षण के दौरान आवश्यकता पड़ेगी और किस तरह से हमें अपनी कक्षा को व्यवस्थित करना है, वो सारी चीज़ें हमें पहले से रेडी रखनी है। इसका बहुत लाभ मिलता है। शिक्षण जो है हमारा भली प्रकार चलता है, कोई बीच में रुकावट नहीं आती और जो हमें प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग समय की बचत होती है। बहुत सारे इससे हमें लाभ प्राप्त होते हैं। शिक्षण कार्य के दौरान, तो शिक्षण कार्य के दौरान तो वही सारी चीज़ें हैं कि हमें किस प्रकार से कौन सी गतिविधि और कौन सी बैठक व्यवस्था का चुनाव किया है, जिसके अनुसार हम अपने कार्य करते जाएंगे। शिक्षण योजना पर एक विस्तृत वीडियो मैं बना चुकी हूँ कि क्या प्रारूप दिया गया है शिक्षण योजना का इस पुस्तक के अनुसार। वो आप चैनल पर लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। कोई अगर संशय हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाद आता है आकलन व मूल्यांकन। आकलन के लिए इस पुस्तिका में गोल व असेसमेंट इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जिसके अनुसार हम आकलन करेंगे। प्रेरणा तालिका भी दी गई है। उन सब चीज़ों को देखकर हमें आकलन व मूल्यांकन करना है, वह जिस बच्चे को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उसको सहायता करनी है। और यही कुछ चीज़ें हैं जिनके अनुसार हम प्रत्येक बच्चे का सीखना सुनिश्चित कर सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आधारशिला मॉड्यूल भाग 1। साथियों, आधारशिला में स्पष्ट लिखा है, आधारशिला आपके हाथों में है। इसकी उपयोगिता आप द्वारा ही सिद्ध की जानी है। आप अपने अनुभव से इसे समृद्ध बनाकर बच्चों की दुनिया में रचनात्मक आधारशिला तैयार करने में अपना योगदान दें। तो साथियों, मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग मिलकर इस रचनात्मक आधार को बनाने में अपना सर्वोत्तम प्रयास लगाएंगे और सर्वोत्तम रिजल्ट्स हमें प्राप्त होंगे। थैंक यू सो मच। देखते रहें वीडियो, और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालें।